नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक ऐसी व्यवस्था पर बात कर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहती है जी। खासकर चुनावी मौसम के आसपास या जब भी राजनीतिक समीकरण बदलते हैं ना तब। हाँ हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि अगर किसी विधानसभा सदस्य यानी एमएलए या फिर विधान परिषद सदस्य एमएलसी उनकी योग्यता पर ही सवाल उठ जाए तो फिर अंतिम फैसला कौन करता है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आज हम खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 192 आर्टिकल 192 इसी पर बात करने वाले हैं। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद है क्या, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है और असल में ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी अहम क्यों है। हाँ ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, और देखिए ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं है। अच्छा। विधायिका की शुचिता मतलब उसकी पवित्रता और क्या कहते हैं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सही। कि सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता पर फैसला लेने की एक साफ, निष्पक्ष और समय पर होने वाली प्रक्रिया हो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने इस पर काफी सोचा था। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो राजनीतिक दांव-पेच से जहां तक हो सके मुक्त हो। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 192 कहता क्या है? जी। ये सीधे सीधे उसी सवाल का जवाब है जो हमने उठाया। मान लीजिए कोई चुनाव जीत गया, एमएलए या एमएलसी बन गया, पर बाद में पता चला कि वो संविधान के अनुच्छेद 191(1) में जो अयोग्यताएं बताई गई हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस, उसके दायरे में आ गया है। जैसे शायद कोई लाभ का पद ले लिया या कोई और शर्त पूरी नहीं की, तब क्या होगा? बिल्कुल, यहीं पर अनुच्छेद 192 आता है। अच्छा। ये कहता है कि भाई अगर ऐसा सवाल उठा तो मामला जाएगा राज्यपाल के पास फाइनल फैसले के लिए। ठीक है। पर वो अकेले फैसला नहीं लेंगे, उन्हें लेनी होगी चुनाव आयोग की राय, इलेक्शन कमीशन की। और फिर उसी राय के हिसाब से ही उन्हें एक्ट करना होगा। ये राय के अनुसार कार्य करना होगा वाला हिस्सा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब फंडा सीधा है, सवाल उठा, राज्यपाल तक पहुंचा, राज्यपाल ने चुनाव आयोग से पूछा, आयोग ने राय दी, राज्यपाल ने उस राय पर फैसला सुना दिया। हाँ बिल्कुल। और आपने कहा कि राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय माननी ही होगी, ये लीगली बाइंडिंग है। देखिए, संविधान में जो शब्द हैं वो हैं शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको इंटरप्रेट किया है। हाँ। व्यवहार में तो इसका मतलब यही है कि चुनाव आयोग की राय राज्यपाल के लिए लगभग बाध्यकारी ही है। हाँ, मतलब माननी तो पड़ेगी। जी, जैसे कि सोर्स में भी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। अदालत ने साफ कहा कि राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय माननी चाहिए और इसमें बेवजह देरी नहीं करनी चाहिए। सही। तो कानूनी बारीकियों में शायद बहस हो सकती है, पर प्रैक्टिकल सच यही है कि चुनाव आयोग की राय ही डिसाइडिंग फैक्टर है। और राज्यपाल का फैसला फिर फाइनल, अंतिम। हाँ, इस प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला अंतिम माना जाता है, फाइनल। ये दिलचस्प है कि फैसला एक राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति कर रहे हैं, राज्यपाल, लेकिन सलाह ले रहे एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग, कि इसके पीछे कोई खास सोच थी? बिल्कुल थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। अच्छा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि अगर ये फैसला पूरी तरह विधायिका पर मतलब सदन पर छोड़ दिया जाए, तो जो बहुमत वाला दल है वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ओह हाँ, ये तो हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जहां फैसला लेने की प्रक्रिया में राजनीतिक असर कम से कम हो। और चुनाव आयोग तो अपनी निष्पक्षता और विशेषज्ञता के लिए जाना ही जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी राय को नहीं ठुक देना इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से विश्वसनीयता देता है। सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो केंद्र में जो सांसद हैं, एमपीज, उनकी अयोग्यता के लिए अनुच्छेद 103 है। हाँ। उसमें भी करीब करीब ऐसी ही व्यवस्था है, बस वहां राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेते हैं। अच्छा, तो ये पैटर्न है एक तरह का। हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक मिलता जुलता सोचा समझा संवैधानिक ढांचा बनाने की कोशिश थी। समझ गए। तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? क्या मैं एक आम नागरिक सीधे राज्यपाल के पास शिकायत लेकर जा सकती हूँ? देखिए, प्रक्रिया आमतौर पर तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति, अब वो कोई नागरिक हो सकता है, कोई दूसरा विधायक हो सकता है या कोई राजनीतिक दल भी। अच्छा। वो राज्यपाल के सामने एक याचिका, एक पिटीशन फाइल करता है, जिसमें वो किसी सदस्य की अयोग्यता का दावा करते हैं और उसके सबूत भी देते हैं। ठीक है। राज्यपाल फिर उस याचिका को चुनाव आयोग के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए।
और चुनाव आयोग क्या करता है फिर? अपनी जांच करता है। हाँ। चुनाव आयोग एक तरह की क्वाजी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया अपनाता है। अच्छा। वो उस सदस्य को नोटिस भेजते हैं जिन पर आरोप लगा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देते हैं, सबूतों की जांच करते हैं, जरूरत पड़े तो सुनवाई भी कर सकते हैं, हियरिंग्स। हाँ जी, और फिर अपनी एक डिटेल्ड राय, अपनी ओपिनियन तैयार करते हैं। ये राय तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित होती है। फिर ये राय राज्यपाल को भेजी जाती है? बिल्कुल, और जैसा हमने पहले बात की, राज्यपाल फिर इसी राय के आधार पर अपना अंतिम आदेश जारी करते हैं। या तो सदस्य को अयोग्य घोषित कर देंगे या फिर याचिका खारिज कर देंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन ये अनुच्छेद 192 किन किन ग्राउंड्स पर लागू होता है? क्या हर तरह की अयोग्यता इसी के तहत आती है? में जो अयोग्यताएं दी गई हैं, उन पर लागू होता है। अच्छा, वो कौन सी हैं? मोटी मोटी? हाँ, उनमें मोटे तौर पर शामिल हैं, पहला, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो धारण करना। हाँ। इसमें कुछ अपवाद हैं, लेकिन सामान्य नियम यही है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी सक्षम अदालत ने किसी को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया हो। तीसरा, अगर कोई दिवालिया हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। चौथा, अगर कोई भारत का नागरिक न रहा हो या उसने खुद से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी ताकत के प्रति निष्ठा रखता हो। ओके। और पांचवा, अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसके तहत वो अयोग्य हो गया हो। जैसे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हाँ, आरपीएम। जी, इस कानून के तहत कई आधार हैं, जैसे कुछ खास अपराधों में सजा हो जाना, चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाना, या फिर जैसे समय पर चुनावी खर्च का हिसाब न देना। अच्छा, तो ये सब अनुच्छेद 192 में कवर होता है। आपने कहा मुख्य रूप से, इसका मतलब कोई बड़ा अपवाद भी है? हाँ, और ये बहुत बड़ा अपवाद है, और इसी वजह से अक्सर कंफ्यूजन भी होता है। क्या है वो? दल बदल, डिफेक्शन। दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता होती है, वो अनुच्छेद 192 के दायरे में नहीं आती है। ओह, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। जी हाँ, अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में चला जाता है या पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है, तो उसकी अयोग्यता का फैसला संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल उसके नियमों के तहत होता है। और वो फैसला कौन करता है? 10वीं अनुसूची के तहत फैसला करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर या विधान परिषद में सभापति यानी चेयरमैन को होता है, राज्यपाल को नहीं। ये अंतर क्यों रखा गया? दोनों ही तो सदस्य की सदस्यता से जुड़े मामले हैं। हाँ, सवाल तो वाजिब है। इसका तर्क ये दिया जाता है कि दल बदल जो है वो सदन की अंदरूनी कार्यवाही, राजनीतिक दलों की भूमिका, सदन में बहुमत का समीकरण, इन सब चीजों से जुड़ा मुद्दा है। अच्छा। इसलिए उसका फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर छोड़ा गया है। और अनुच्छेद 191 वाली अयोग्यताएं, वो सदस्य की व्यक्तिगत योग्यता या संविधान और कानून की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ी हैं। हाँ, वो अलग तरह की हैं। जी। उन्हें सदन की रोजमर्रा की राजनीति से अलग रखकर देखा जाना चाहिए, ऐसा माना गया। इसीलिए उसके लिए राज्यपाल और चुनाव आयोग वाली व्यवस्था बनाई गई। ठीक है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर राज्यपाल के अनुच्छेद 192 वाले फैसले की प्रक्रिया में कोई गंभीर कानूनी गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे मान लीजिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ, सदस्य को ठीक से सुना नहीं गया, तो उस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब फैसला फाइनल है, पर प्रक्रिया पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। अच्छा, ये एक सेफगार्ड है। ठीक है, ये सैद्धांतिक बातें हुई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये कैसे काम करता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। जी। स्रोत में कुछ हाल के उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, असल में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। जैसे स्रोत बताते हैं कि 2025 में उत्तर प्रदेश में एक एमएलए पर आरोप लगा कि वो एक सरकारी निगम के चेयरमैन भी हैं। हाँ, लाभ का पद। हाँ, जिसे लाभ का पद माना गया। मामला राज्यपाल के पास गया, उन्होंने चुनाव आयोग से राय मांगी। आयोग ने कहा हाँ, ये लाभ का पद है, और राज्यपाल ने अयोग्य घोषित कर दिया। बिल्कुल। इसी तरह बिहार में 2025 में एक एमएलसी का मामला आया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने आरपीए के तहत तय समय में अपना चुनावी खर्चा जमा नहीं किया। अच्छा, वो हिसाब किताब। हाँ, वो हिसाब। चुनाव आयोग ने माना कि ये कानून का उल्लंघन है। उनकी राय पर राज्यपाल ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। एक और उदाहरण मध्य प्रदेश का है, 2024 का। वो काफी चर्चा में भी रहा था शायद। हाँ। वहां एक विधायक पर आरोप लगा कि उनकी कंपनी ने
सरकारी ठेके लिए हैं। ये भी लाभ के पद का मामला बन सकता है। हाँ, विपक्ष ने राज्यपाल से शिकायत की। राज्यपाल ने मामला चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने जांच की और माना कि हाँ, ये लाभ के पद का केस बनता है। और नतीजा? नतीजा वही, राज्यपाल ने अनुच्छेद 192 के तहत उस विधायक की सदस्यता खत्म कर दी। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये प्रक्रिया वाकई काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि हाल के सालों में, खासकर 2024-25 के दौरान, अनुच्छेद 192 के तहत मामले बढ़े हैं। अच्छा। बताया गया है कि करीब 30 से ज्यादा मामले राज्यपालों के पास पहुंचे और इनमें से ज्यादातर लाभ के पद से ही जुड़े थे। तो इसका क्या मतलब निकालें कि विधायक ज्यादा नियम तोड़ रहे हैं या निगरानी बढ़ गई है? शायद दोनों का मिला-जुला असर हो सकता है निगरानी बड़ी हो या फिर शिकायतें ज्यादा दर्ज हो रही हों। ये दिखाता है कि ये प्रावधान एक्टिव है। और अदालतों का क्या रुख रहा है इस पर? आपने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो कहा वो काफी अहम है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार चुनाव आयोग अपनी राय दे दे, हाँ, तो राज्यपाल को उस पर फैसला लेने में बेवजह की देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में किसी चुने हुए सदस्य की स्थिति पर अनिश्चितता लंबे समय तक बनी नहीं रहनी चाहिए। फैसला जल्दी होना चाहिए। सही बात है। इससे प्रक्रिया में एक तरह की टाइम लिमिट लाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या इस प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद या चिंताएं भी हैं जिनका स्रोत में जिक्र हो? हाँ, स्रोत में इस बात का उल्लेख है और हमें इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही देखना होगा। बताइए। कुछ मामलों में, खासकर उन राज्यों में जहां केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। चिंता ये जताई गई है कि क्या राज्यपाल हमेशा राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर काम कर पाते हैं? मतलब पक्षपात का शक। हाँ, या फिर ये कि क्या उनके फैसलों में जो देरी होती है या कभी-कभी तेजी दिखाई जाती है, उसका कोई राजनीतिक पहलू तो नहीं है? अच्छा। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में जो चिंताएं बताई गई हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल। ये संवैधानिक व्यवस्था कैसे काम करती है, उससे जुड़े कुछ मुश्किल सवाल हैं बस। बिल्कुल, निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? आखिर अनुच्छेद 192 हमारे लोकतंत्र के ताने बाने में क्यों फिट बैठता है और क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है इसका सबसे सीधा जवाब ये है कि यह अनुच्छेद हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड तय करता है। सही। और उन स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने का एक सिस्टम देता है। ये पक्का करता है कि जो लोग कानून बना रहे हैं वो खुद कानून और संविधान की तय की हुई योग्यताओं का पालन करें। बिल्कुल। इससे हम एक साफ सुथरे सदन और एक मजबूत नैतिक लोकतंत्र की नींव रखने की कोशिश के तौर पे देख सकती हूँ मैं तो। हाँ। जब जनप्रतिनिधियों की योग्यता पर सवाल उठने पर एक तय प्रक्रिया से फैसला होता है तो इससे जनता का पूरी व्यवस्था में भरोसा भी बढ़ता है। मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगा। हाँ, प्लीज। ये अनुच्छेद असल में शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स और नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। कैसे? आप देखिए, अंतिम फैसला कौन ले रहा है? राज्यपाल, जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं। हाँ। लेकिन वो किसकी सलाह पर निर्भर हैं? चुनाव आयोग, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक। और पूरी प्रक्रिया पर किसकी नजर है? न्यायपालिका की, जो जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच कर सकती है। तो यहाँ कार्यकारी शक्ति, स्वतंत्र विशेषज्ञ सलाह और न्यायिक निगरानी, इन तीनों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है ताकि विधायिका की अखंडता बनी रहे। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें जी, तो मुख्य बात यह है कि अनुच्छेद 192 भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो ज्यादातर मामलों में दल बदल को छोड़कर किसी एमएलए या एमएलसी की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राज्यपाल को देता है। लेकिन ये शक्ति चुनाव आयोग की राय पर आधारित होती है और ये पूरी प्रक्रिया विधायिका की गुणवत्ता और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या? जिस पर शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ एक मनोनीत अधिकारी हैं राज्यपाल। हाँ। भले ही वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग की सलाह पर काम कर रहे हों, पर वो फैसला कर रहे हैं एक सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधि की सदस्यता के भविष्य का। ये बात तो है। तो संवैधानिक और प्रक्रियात्मक रूप से ये व्यवस्था भले ही ठीक लगे, पर क्या ये निर्वाचित बनाम मनोनीत के बीच एक तरह का अंदरूनी तनाव पैदा नहीं करती? सोचने वाली बात है।
और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सिर्फ प्रक्रिया ठीक होने से आगे बढ़कर इस पूरी व्यवस्था में आम जनता का विश्वास कैसे लगातार बनाए रखा जा सकता है। यह सिर्फ नियमों के पालन का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता, लेजिटिमेसी की जो गहरी भावना होती है, उससे भी जुड़ा है। इस पर सोचना चाहिए।